चलिए भी स्टार्ट करते हैं। मैं जनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी विद जनक में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, समझात अंग। इसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स, जीवाश्म, साथ साथ में हम लोग डार्विन का विकास सिद्धांत। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए वैसे देखते हैं हम लोग इसमें टॉपिक में क्या क्या है। फर्स्ट जो है आपका क्या है, आपका तो है आपका विकास का वर्गीकरण। विकास को हम लोग किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। कोई भी पौधा हो सकता है, प्राणी हो सकता है, उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। जो उसके लक्षण होते हैं वो किससे आते हैं? जीन से आते हैं। जीन्स मतलब एक छोटी सी इकाई जो एक लक्षण को पीढ़ी के अंदर शो ऑफ करता है, वो जीन होता है। ठीक है। अब जो लक्षण होते हैं वो लक्षण आपके बाहर शरीर में दिखने में हो सकते हैं या लक्षण आपकी कार्यशैली में हो सकते हैं, जिसको आप व्यवहार बोल सकते हैं। ठीक है, वो लक्षण वहां दिखेगा। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो विशेष स्वरूप हो सकता है या कोई विशेष कार्य हो सकते हैं जो कि आपके लक्षणों में दिखाई दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लक्षण कहेंगे। जैसे हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन बींग की बात करें, तो हमारे ये कितने 4 पैर होते हैं। हमारे 4 पैर हैं। हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर क्या है? फोटोसिंथेसिस क्षमता है। तो ये क्या उनका एक लक्षण है? क्या है ये? अपने आप में एक लक्षण है। सभी सभी सजीव, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, इवन ह्यूमन बींग हो, सभी के जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कैसे कोशिका है। तो ये भी अपने आप में क्या एक लक्षण है? ये भी अपने आप में एक लक्षण है, एक कैरेक्टर है कि एक लिविंग बींग को बनाने वाली जो उसकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है, जो आधारभूत इकाई है, वो क्या है? आपकी कोशिका है। कोशिका अपने आप में एक लक्षण है। तो जितने भी जीव हैं उनको वर्गीकृत किया है ना, उसके आधार पे हम लोग कहते हैं पहला वर्गीकरण क्या हो सकता है? सबसे सिंपल वर्गीकरण हम लोग कहें कोशिका के लिए वर्गीकृत करें तो कोशिका को भी 2 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, बांट सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कोशिका के विकास पे। तो एक कोशिका ऐसी थी जिसके अंदर केंद्रक था, लेकिन उसके ऊपर क्या है? केंद्रीय झिल्ली नहीं थी, तो उसको हमने बोला है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। लेकिन एक कोशिका ऐसी थी जिसके ऊपर जिसके अंदर केंद्रक तो था, साथ साथ में केंद्रीय झिल्ली भी थे। इसी केंद्रीय झिल्ली के आधार पर हमने उसको विकसित कोशिका बोला है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। दो स्पीसीज, कोई भी 2 स्पीसीज जिनके बीच में अगर लक्षणों की अगर ज्यादा समानता है तो उनके बीच में हम लोग क्या मानते हैं कि उनके बीच में संबंधों की भी समानता होंगी। मतलब वो स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से बहुत ज्यादा समानता रखेगी, के बीच में निकट का संबंध। ठीक है। इसके अलावा कोई 2 स्पीसीज हैं जिनके बीच में अभिलक्षण या उनके कैरेक्टरिस्टिक आपस में मैच ही नहीं कर रहे, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से पूरी तरह से भिन्न है। जैसे हमारे लक्षण पेड़ पौधों के लक्षण से एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो हम नहीं कह सकते कि पेड़ पौधे हमसे कहते कहीं समानता रखते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बींग के अगर नेचर की बात करें या उसके लक्षणों की बात करें, वो कहीं ना कहीं एक 4 पैर वाले जानवरों से कहीं ना कहीं समानता रखता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि हमारा विकास और उनका विकास किसी टाइम में हम लोग कहीं ना कहीं उनसे जन्म हुआ है। अगर हम लोग अपने देखें 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो एक जानवरों के भी तो कहते हैं 4 पैर हैं। अगर उनके अंदर डेवलपमेंट हो जाए, उनके अंदर विकास हो जाए, उनके आगे के 2 पैर हाथ की तरह काम करने लगे, तो वो भी तो हमारी तरह ही है ना। तो उनके बीच में हम लोगों में निकटता का संबंध है। जिन जीवों में अभिलक्षण या लक्षण समान होंगे, वे जीव कैसे होंगे? आपस में एक दूसरे के जनक या वंशानुगत होंगे। मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आई है, समान जनक होंगे। मतलब हम लोगों के अंदर 2 हाथ 2 पैर हैं। चिंपैंजी की बात करें, उसके आगे के 2 पैर जो होते हैं वो काम करते हैं। कहते हैं उन चिंपैंजी हम लोगों के बीच में बंदर हम लोग काफी समानता है, तो ऐसा मानते हैं कि वो हमारे क्या है? जनक हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे देखें, अगर विकास में हम लोग देखें, विकास वास्तव में क्या चीज, मतलब विकास जो टर्म्स है, इस टर्म्स का क्या मतलब? जीवों में होने वाले अनुक्रमिक परिवर्तन। हमें क्या हुआ? अनुक्रमिक परिवर्तन के परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। सब परिवर्तन जो धीरे धीरे हुआ, लाखों सालों में हुआ है, और विकास ऐसा हो गया है कि परमानेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज में है दूसरी स्पीशीज में दिख ही नहीं रहा। तो वो कैसा है? लाखों सालों में जो जीवों के अंदर विकास हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे? विकास की कैटेगरी में रखते हैं। जो चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकास की कैटेगरी। इसी से क्या हुआ? नई जातियों का उद्गम हुआ, नई जातियां बनी है। क्योंकि विकास जीवित जीवों का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जैव का मतलब होता है लिविंग बॉडी। लिविंग के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैव विकास कहते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, एक होता है होमोलॉगस ऑर्गन और दूसरा होता है एनालॉगस ऑर्गन।
ये दोनों ही कहीं ना कहीं विकास को प्रमाणित करते हैं या मतलब सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस मतलब एनिमल्स में, ह्यूमंस में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, होमोलॉगस। फर्स्ट क्या है आपका, होमोलॉगस। विभिन्न जीवों के वे अंग जो आकृति एवं उत्पत्ति में कैसे होते हैं, समान होते हैं। आकार और उत्पत्ति में कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेढक के अग्र पैर, पक्षी के आगे के पैर और चमगादड़ के पंख, घोड़े के आगे के पंख, इन सबकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। उत्पत्ति कैसी होगी, समान होगी, चाहे वो मेढक के आगे के पैर हों, पक्षी के अंग हो, ठीक है, या फिर चमगादड़ के पंख हो, घोड़े के आगे के पैर हो, उस सबकी उत्पत्ति क्या हुई, एक ही ऑर्गन से हुई। और इनके कार्य अलग, इनके कार्य कैसे अलग होते हैं। तो मूल लोगस ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति और आकृति तो समान होती है, लेकिन इनके कार्य कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका क्या, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, देखो ऐसे अंग या जीवों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में भिन्न थे। यहाँ आकार उत्पत्ति समान थी, यहाँ पर उत्पत्ति कैसी होती है, भिन्न होती है। उत्पत्ति कैसी हुई, यहाँ पर भिन्न होती है, लेकिन इनके अंगों के कार्य कैसे होंगे, अंग कार्य समान होते हैं। जैसे तितली के पंख हुए, पक्षी के पंख हुए, इनके कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसी है, उत्पत्ति भिन्न है। ये चीज हमको समझना पड़ेगी। कुछ अंगों की उत्पत्ति समान है, कुछ अंगों की आकार उत्पत्ति समान है, तो उनको हम लोग बोलते हैं समजात अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और दूसरे हैं कुछ ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति भिन्न है लेकिन उनके कार्य कैसे समान है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है। अलग अलग जीवों में एक अंग की उत्पत्ति सबके अंदर समान नहीं है। ठीक है, अगर उत्पत्ति समान नहीं है तो वो कैसे हैं, समरूप अंग है। ठीक है। सेकेंड है फॉसिल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग कई जगह तो पढ़ेंगे, आप अपने सोशल साइंस में भी इसको पढ़ेंगे, मतलब ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे, भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा लाइफ साइंस में भी इसको पढ़ेंगे हम लोग। अभी विज्ञान में हम लोग देख ही रहे गए थे। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जीवाश्म का मतलब होता है ऐसे मतलब जीव जो आज के टाइम वर्तमान समय में मृत अवस्था में, मृत अवस्था में मतलब डेड फॉर्म में, लेकिन हम लोग उनसे काफ़ी नॉलेज या काफ़ी स्टडी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जीवाश्म में है तो कहीं ना कहीं जीव के अवशेष हैं, मतलब वो जो भी जीव के अवशेष हैं वो किसी टाइम में लिविंग होंगे, आज भले ही वो डेड फॉर्म में हमको किसी रूप में। तो फॉसिल्स जो होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, एक जीवों के अवशेष होते हैं। सिंपल सा में टर्म्स की हम लोग बात करें तो कैसे होते हैं, जीवों के अवशेष होते हैं, कहते हैं जीवाश्म के। जैसे कोई भी कीट हो सकता है, कोई भी मतलब कोई कीट पतंगा हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, वो क्या हुआ, किसी मिट्टी में दब गया, गर्म मिट्टी के अंदर दब गया। फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी जगह पे ज्वालामुखी हुआ था, लावा था, वो गर्म था, उसी बीच में कोई कीड़ा मकोड़ा दब गया और वो कैसा हो गया वहाँ पर, मतलब चिपक गया और गर्म होके मतलब वहाँ पर चिपका रहा और बहुत लंबे समय बाद जमीन के अंदर दबता गया, दबता गया, दबता गया। किसी समय में उस खुदाई होगी तब उसके अवशेष मिलेंगे, या तो उस दीवार से चिपका हुआ होगा, तो वो जो अवशेष मिला है ना वो क्या है, आपका जीवाश्म। जैसे उदाहरण के लिए कोई मृत कीट हो सकता है, गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो गया, तो कठोर हो गया तो वो जीव कैसा है, मृत कीट कैसा हो गया, अब मृत कीट हो गया क्या, जीवाश्म। जीवाश्म जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्राचीन समय में मृत जीवों की या तो संपूर्ण अवशेष होंगे या अपूर्ण अंग हो सकते हैं या कोई अवशेष हो सकते हैं। उन अंगों को ठोस मिट्टी, सेल तथा चट्टानों के बने चिन्ह हो सकते हैं, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। किसी दीवार से चिपके वहां पर कोई निशान छूट गया तो वो भी अपने आप में एक जीवाश्म है। पृथ्वी की खुदाई में अगर कोई मतलब कोई अंग मिल गया, मतलब किसी का नाखून मिल गया, किसी के हाथ के निशान मिल गए, किसी की हड्डियां मिल गई, वो सब चीजें जीवाश्म। मतलब लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व कोई भी जीव जमीन के अंदर किसी भी रूप में दब गया, मृत अवस्था में तो हो ही गया, पाई गया, लेकिन जब हमने उसको खुदाई की तो वो अवशेष जो मिले वो कैसे हैं, आपके जीवाश्म के, जीव के अवशेष के। ठीक है। ये जीव जो थे वो करोड़ों वर्ष पूर्व जीवित थे लेकिन वर्तमान समय में लुप्त हो गए। जैसे कि आप डायनासोर की बात करें, एनाकोंडा की बात करें, और भी कई मछलियाँ हैं, मछलियाँ समुद्र की तलहटी में मर जाती हैं, वहीं दब जाती हैं,
तो मिट्टी पड़ती आती, कभी खुदाई में वो सब चीजें हमको मिले, तो वो क्या है, जीवाश्म। कुछ जीवाश्मों के उदाहरण दिए, जैसे अमोनाइट। अमोनाइट क्या है आपका, आकर्षक की जीवाश्म। डायनामाइट आकर्षक की जीवाश्म। टाइटियम मछली का जीवाश्म। तो जीवाश्म में किसका, यहाँ पर जीवाश्मों के अध्ययन की निम्न बात का पता चलता है। हम लोग फॉसिल की अगर स्टडी करें तो उससे हमको क्या क्या स्टडी मिलेगा, हमको एक तो क्या हुआ यहाँ पे, हमको पृथ्वी के अस्तित्व का पता चलता है सबसे पहले। जीवाश्म में की अगर हम लोग स्टडी करते हैं, जीव का तो पता पड़ता है, प्लस जीव की पृथ्वी पर किस समय उत्पत्ति, या उसकी कब पहले, कितना टाइम पहले उसका विकास हुआ है, या किस टाइम पे उसका डेवलपमेंट हुआ है, कब उसका जन्म हुआ है पृथ्वी पे, कब आया है जीव, वो स्टडी किससे होती है, जीवाश्म। जीवाश्म जो होते हैं वो वर्तमान में अगर देखें भले ही लुप्त हो गए, ठीक है, लेकिन अगर उनकी हम लोग वर्तमान जीवों से अगर तुलना करें तो हमको एक कंपेरेटिव स्टडी मिलती है। मतलब जीवित रहने की संभावनाओं के बारे में पता पड़ता है कि ऐसी क्या घटनाएं घटी थी कि वो जीव वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाए और आज के टाइम में जिंदा नहीं है। और जो जीव जिंदा है उन्होंने अपने अंदर क्या चेंज किया जिसकी वजह से वो जिंदा है। ये सारी की सारी स्थितियां हमको कैसे मिलती हैं, तो जीवाश्म में स्टडी। थोड़ा सा आगे और देखें कि विकास के संबंध में पहचान या प्रमाण की अगर बात करें तो उसमें आपको दो अंग मिलेंगे। एक अंग है आपका क्या, समझाता। पहला अंग कौन सा है आपका, समझाता, ठीक है। विकास के पक्ष में प्रमाण उपलब्ध कराते हैं कौन, समझाता। यह अंग बताता है कि इनके पूर्वज एक ही थे। ये पूर्वज कैसे थे, एक ही थे, मतलब पैतृक इनके जो उत्पन्न हुई है, जो इनकी पूर्वज है उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो समान पैतृक से हुई है। क्योंकि इनकी बनावट एक है अतः इनका कार्य भिन्न, कार्य कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनके अंगों में परिवर्तन क्या होता है, विकास को दर्शाता है। मतलब उत्पत्ति तो एक ही अंग से हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई है, एक ही अंग से, लेकिन इनके कार्य अलग अलग। तो जो कार्य अलग हो गए विकास हो गए ना, इसी के अंदर कोई काम चलने के लिए कर रहा है, कोई वही अंग का दूसरा जीव पकड़ने में यूज कर रहा है, वही अंग दूसरा कोई और जीव पकड़ने में यूज कर रहा है। उड़ना, चलना, पकड़ना, ये क्या है, विकास को दर्शा रहा है ना। तो ये क्या है, समझात अंग से हमको क्या मिलती है, विकास के संबंध में पहचान, या फिर हमको एक प्रूफ मिलता है कि विकास हुआ है। दूसरे होते हैं कैसे, समरूप अंग। दूसरा किसी अंग की बात करें तो कौन से अंग होते हैं, अब एक मिनट, तो कौन सा है, ओह शिट, एक मिनट, ये कौन से, समरूप अंग। समरूप अंग भी किसके पक्ष में, विकास के पक्ष में प्रमाण देते हैं। ये भी बताते हैं कि विकास हुआ। यह अंग सूचित करता है कि भिन्न संरचनाओं के अंग वाले जीव में प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या हुआ, एक समान कार्य करने लगे और अपने आप को अनुकूलित कर लिया। ये कहा जा सकता है कि विकास हुआ है। मतलब दो अलग अलग भले ही कहते संरचनाओं में अलग अलग हुए थे, प्रतिकूल परिस्थिति जैसे आई तो सबने अपने मिलकर एक साथ में एक समान काम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि उस स्थिति के अनुसार अपने आप को जिंदा बना के रखा। ठीक है। जीवाश्म जीव के अगर विकास के संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराते हैं, क्या करते हैं, विकास के संबंध में प्रमाण बताते हैं। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स के हमको जब अध्ययन करते हैं तो हमको पता पड़ता है कि ये पक्षी तथा सरीसृप के बीच की एक कड़ी है। तो पता पड़ता है कि पक्षी ने अपने आप को, या सरीसृपों ने अपने आप को कहीं ना कहीं, आर्कियोप्टेरिक्स इनके बीच की कड़ी थी, तो पक्षियों ने, मतलब जब सरीसृप थे उन्होंने रेंगना स्टार्ट किया होगा, रेंग के वो कहीं गिरे होंगे तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया होगा उड़ना। तो इनके बीच की इंटरलिंक क्या है आपकी, आर्कियोप्टेरिक्स। थोड़ा सा और आगे देखें कि जीवाश्मों का आयु का आकलन कैसे करते हैं। इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, किस में, ज्योग्राफी में या भूगोल में। खुदाई के द्वारा सापेक्ष पद्धति, सापेक्ष पद्धति मतलब कंपेरेटिव स्टडी करें हम लोग। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के जो निकट में, मतलब पृथ्वी की खुदाई करी और उसके ऊपर ही हमको कोई अवशेष मिल गए, तो वो कैसे अवशेष होंगे, मतलब अभी जैसे हमने खोदा और 2 किलोमीटर की गहराई में हमको कोई अवशेष मिल गया, या फिर 1 किलोमीटर की गहराई में कोई अवशेष मिल गया, तो उसको ऐसा मानेंगे कि ये मतलब नया अवशेष हुआ। वो अगर गहराई में मान लो 50 किलोमीटर की गहराई में हमको कोई अवशेष मिल रहा है, तो उस पर तो बहुत टाइम, पहले के टाइम में वो किसी टाइम में दबा होगा, उस पर मिट्टी दबती गई, आती गई मिट्टी, हवा पानी आते गए आते गए, तो उस पर एक 50 मतलब किलोमीटर की एक लेयर बनी होगी ना मिट्टी पानी की, तभी तो वो इतना अंदर दबा हुआ है।
तो जो अवशेष मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह में मिल जाते हैं वो अवशेष कैसे होते हैं, नए अवशेष होते हैं। और जो अवशेष पृथ्वी की गहराई में दबे हुए हैं वो अवशेष कैसे होते हैं, पुराने अवशेष होते हैं। ठीक है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा जीवाश्म है पुराना है, कौन सा अवशेष है वो नया। ठीक है, दूसरा होता है फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग के द्वारा भी हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म की स्टडी कर सकते हैं, उसके टाइम पीरियड का पता कर सकते हैं कि वो किस टाइम में पृथ्वी पर था। इससे जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी तत्व के विभिन्न समस्थानों को अनुमान के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है, जिसमें कार्बन 14 समस्थानिक जो जीवों में उपस्थित होता है, कार्बन 14 किसमें होता है, सभी जीवों में उपस्थित होता है, का उपयोग किया जाता है, जिससे के सजीव के जीवाश्म में उपस्थित कार्बन 14 रेडियो एक्टिवता होती है, समय के साथ साथ में धीरे धीरे घटता रहता है। इसी रेडियो एक्टिव की तुलना के आधार पर हम लोग जीवाश्म की आयु का पता करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर एक कार्बन 14 कहते समस्थानिक होता है जो समय के साथ साथ में धीरे धीरे घटता है। आज हमको कोई जीवाश्म मिला, हम लोग उसके अंदर कार्बन 14 को फाइंड करेंगे, हम लोग को पता पड़ा वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो हम लोग कहेंगे कहते हैं मतलब थोड़ा बहुत बचा है, तो हम लोग उससे पता करेंगे कि कितने समय में कार्बन घटता था। पता किया अगर मतलब 10 ईयर में कार्बन 14 का अमाउंट इतना घट जाएगा, अब उसके अंदर कितना बचा है, जो बचा है उसके हिसाब से हम लोग आकलन कर लेंगे, या उसके हम लोग एक पैरामीटर्स पे हम लोग उसको डिजाइन कर लेंगे, कहते हैं फाइंड कर लेंगे कि ये हो सकता है इतना टाइम पुराना हो। लेकिन ये सारी गणनाएं अनुमान, एग्जैक्ट तो हम लोग बता सकते हैं नो डाउट, फिर भी कहीं ना कहीं अनुमानित होती है। थोड़ा सा आगे और बढ़, तो अब आता है डार्विन का विकास सिद्धांत। डार्विन का विकास सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, आपके लिए एज ए कॉम्पिटेटिव जो स्टूडेंट है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्रजनन की असीम क्षमता धारण करने के बाद भी, मतलब ये ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ लिमिटेशन होती है, उनके अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। अब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं नो डाउट, अपनी संख्या को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं नो डाउट, फिर भी उनके अंदर एक लिमिट होती है। ये आपसी संघर्ष के कारण हुआ है। लिमिटेशन काय की वजह से हुआ, नियंत्रित रहती है, जो किसकी वजह से हुआ, आपसी संघर्ष। जो एक जाति के सदस्यों के बीच में, विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच में तथा भोजन, आवास तथा अपनी जोड़ी के लिए होता है। इस संघ से व्यवस्थित लोप हो जाती है तथा एक जाति जाति का उद्भव। यही डार्विन का विकास सिद्धांत कहते हैं, यही डार्विन का विकास सिद्धांत है तो कहते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया है, डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया था, तो इसको ही हम लोग प्राकृतिक का वर्ण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, देखो दो वर्ड आए, एक तो अपनी जाति और एक अन्य जाति। मान लो आपके लिए यहाँ पर फूड है, ठीक है, एक फूड का एक टुकड़ा है, यहाँ पे एक जाति है, कोई भी एक जीव जाति हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे एक जीव जाति, ठीक है। इस जीव जाति का आकार, बायोमास इस जीव जाति के बायोमास की तुलना में ज्यादा है। खाना इतना है कि केवल ये 7 डे के लिए काफी है, 7 डे के लिए। तो जे भी इसको यूज करेगा, जे भी इसको, लेकिन अगर 7 डे तक अगर जो अपने आप को जिंदा बचा लेते हैं, 7 डे तक अपने आप को जिंदा बचा लेते हैं कोई भी अपने आप को, इनमें से जो खाना है ना वो 7 डे के लिए ही है, इतना समझ लो। अगला जो खाना आने वाला है हो सकता है वो 10 डेज के बाद या 7 डे के बाद आएगा, पता नहीं कब आएगा। इस व्यक्ति के लिए ये खाना 7 डे के लिए और इसके लिए ये 10 डे के लिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटा आकार में तो ये 10 डे तक खा सकता है। अब ये दोनों खा रहे हैं तो हो सकता है 2 दिन में खत्म हो जाए, 3 दिन में खत्म हो जाए। क्या करेंगे अगर ये जीव इसको खत्म कर दे, तो ये जीव 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, हो सकता है 10 दिन तक आ जाए और ये अपने आप को बचा ले। ठीक वैसे ही ये सोचता है कि यार मैं 7 दिन तक तो उसको खाना खा के जिंदा रह सकता हूँ ना, 7 दिन के बाद अगर मान लो एक दिन खाना और भी नहीं आया तब भी 8 दिन तक मेरा काम चल जाएगा, तो मैं इसको खत्म कर दूँ। तो ये आपसी संघर्ष करेंगे, ठीक? ये भोजन की बात चल रही है तो यहाँ पर आया, ठीक है। अब इनमें से किसी ने भी किसी को एक को मार दिया तो दूसरा जिंदा रह गया, जो जिंदा रह गया उसी ने अपनी जाति को आगे ले, उसी ने एक नई स्पीसीज का जन्म। यही होता है जाति संघर्ष, जाति संघर्ष नहीं, आपस में जो भिन्नताओं की होता है ना, आपसी संघर्ष। ये भोजन की बात है। एक आवास की बात करें, मान लो एक घर है, एक भाई जी है, ठीक है, और एक भाई आपका ये खड़ा है, दोनों के बीच में संघर्ष है, दोनों ही संघर्ष है। वो चाहता है कि मैं इसको ले लूँ, वो चाहता है इसको ले लूँ, किसी एक को खत्म होना पड़ेगा, चाहे ये खत्म हो जाए चाहे ये खत्म, जो इसको खत्म कर देगा दूसरा उस पर अधिकार हो जाएगा। तो स्थान के लिए हो गया, जोड़ी के लिए मान लो एक एक आपका पार्टनर आपकी सुंदर करने, और उसको चाहने वाले दो कट्टे कट्टे व्यक्ति, ये इसकी तरफ देख रहा है, ये भी इसकी तरफ देख रहा है, ठीक है। अब
इससे तो नहीं पूछा कि आपको किसके साथ में जाना, ये दोनों आपस में क्या हुआ, लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो एक मर गया, ये मर गया, ये मर गया, जो जिंदा है उसी के साथ में तो जाएंगे मैडम। ये होता है कि आपका जोड़ी के, तो विकास कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जोड़ी के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अपने पार्टनर को पाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिनके लिए संघर्ष, स्थान के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिंदा रहेगा वही प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को कहते हैं फॉलो आगे जाएगा और नई स्पीसीज को, नई जाति को। चलिए, विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या था यहाँ पे, जो विकास का सिद्धांत था, डार्विन का जो सिद्धांत था, उसके क्या मतलब पैरामीटर्स। डार्विन के सिद्धांत में क्या था, कोई भी समष्टि के अंदर प्राकृतिक रूप से विविधता वेरिएशन होता है, ये होती है, कोई भी समष्टि हो सकती है, कोई किसी भी समष्टि के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से वेरिएशन होता है, जबकि उसी समष्टि के कुछ व्यक्ति अन्य की अपेक्षा अधिक अनुकूलित विभिन्नता होती है। मतलब वेरिएशन सब में होता है नो डाउट, लेकिन कुछ के अंदर वेरिएशन ज्यादा होता है। आज आपने ऑल आउट लगाया, नो डाउट 10 मच्छर मर गए, लेकिन 2 मच्छर तो फिर भी ऑल आउट के ऊपर घूम रहे हैं ना, तो जो 2 घूम रहे हैं ना उनके अंदर वेरिएशन ज्यादा है, वो अपने आप को सहन कर सकते हैं, उनकी बॉडी ऐसी है जैसे ऑल आउट लगाने के बाद आपको भी चक्कर घूमता है ना, ऐसे कोई घूम रहा है, लेकिन ना तो वो मर गए, आपको भी नशा आ रहा है, लेकिन वो नशे में नहीं, वो तो बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ अधिक अनुकूलित होते हैं, अधिक अनुकूलित वाले। प्रजनन की असीम क्षमता धारण करते हुए भी जीवधारी में क्या होती है, जनसंख्या की सीमा के अंदर नियंत्रित। मतलब क्यों, अब बींग की बात करें और मेल फीमेल की बात करें, तो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऐसा मानते हैं कि हम लोग 3 ईयर तक रहती है, उसके ऊपर भी हो सकती है, वो एक्सेप्शन केस होते हैं। अगर मेल की बात करें तो वो तो अपनी लाइफ टाइम तक मतलब बच्चों को जन्म कर सकता है ना, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ना, तो असीम क्षमता है। लेकिन उसके पार्टनर के अंदर ही वो क्षमता खत्म हो गई तो नियंत्रण हो गया ना जनसंख्या पे, वहाँ पे आपस में लड़ कट के मर गए थे, फिर तभी जनसंख्या नियंत्रित हो गई। यह आपसी संघर्ष के कारण होता है, इसकी वजह से होता है, जो नियंत्रण है जो किसकी वजह से, आपसी संघर्ष। जो एक जाति के सदस्य के बीच में किस किस के लिए हो सकता है, भोजन के, जिसकी अभी बात की, स्थान के लिए हो सकता है, या फिर अपने पार्टनर या जोड़ी के लिए भी। संघर्ष से व्यष्टि लोप हो जाती है, मतलब जो मर गया वो खत्म, जो जिंदा है वो आगे जा रहा है। ठीक है, यही आपका क्या है, जाति, आपसी संघर्ष से जाति संघर्ष। इस टाइम की बात, जो व्यवस्था अनुकूलित होती है उसमें होती है, अपनी उत्तेजितता बनाए रखते हैं। जो जाति अपने आप को अनुकूलित कर लेती है उस वातावरण के अनुसार, जिस कठिनता, वो जाति अपने आप को आगे बनाए रखती है। इसी अनुकूलित व्यवस्था से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित। अब जो जिंदा रह गया उसके अंदर तो एडेप्टेशन आ गया, अब उसकी जो जन्म लेने बच्चे होंगे उनके अंदर तो अनुकूलित ना, वो उस वातावरण के अनुसार ढल सकते हैं। जैसे आज आपने ऑल आउट लगाई, ऑल आउट में 10 मच्छर मारे गए, एक न्यूज छप गया, लेकिन 2 मच्छर जो बचे हैं उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया हुआ अलग अलग देशों में। ठीक है, तो वो कहते हैं ऑल आउट से मरने वाले नहीं है, अब उनके लिए कोई नया केमिकल बनाओ तो उस पर जिंदे रहेंगे। ठीक है भाई, सब्जे बस द कंसेप्ट, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर और अधिक अनुकूलता पाल दी, हिल दिया, तो नशा आया, चल अब काम कर। जब ये विभिन्नता लंबे समय तक संचित होती है, मूल दृष्टि से दिखाई देने लगता है, ये क्या होते हैं, नई जाति का, वही वाली बात। तो रह गए थे, उनके बच्चे जो होंगे वो ऑलरेडी ऑल आउट के प्रति अडेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ऑल आउट चलाओ। जी मैम, टाइगर को देखेगा गौर से हम लोग, तो क्या एक जंगली गोभी है, जंगली गोभी है, आपका सामने दिख रहा है आपको। इस जंगली गोभी में से ही कहते हैं आपका क्या बना है, गांठ वाला गोभी, तो फूले हुए गोभी के रूप में जानते हैं हम लोग। इसी से आपको केल बना है, जो चौड़ी पत्ती वाला बना है जहाँ पर। इसी आपको बौंकली यानी कि पुष्प वाली वृद्धि हुई यहाँ पर फूल गोभी बना है, जो कि आपका बंद गोभी जिसको बोलते हैं, बंद पुष्प एक तरह का हुआ। पत्तियों के बीच में यहाँ पर दूरी कमी हुई है, गोभी का ही एक रूप है। तो ये सबका सब जो है वो एडेप्टेशन किसका है, एक जंगली गोभी का एडेप्टेशन। इसी के अंदर सारी चीज़ें चेंज आए, ये सारी चीज़ देखें थोड़ा सा। थैंक यू आप हम लोगों के साथ में जुड़े उसके लिए थैंक यू, और बने रहिए बायोलॉजी विद जनक के साथ में, और उन सभी को जोड़िए जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको समझ में आती हैं, अगर लगता है कि ये हमारे लिए कुछ यूज़फुल है, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।